हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे और सामाजिक विज्ञान में हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। बहुत दिनों से मैं आप लोगों को इतिहास की क्लास जो है अध्ययन नहीं करवा रहा था, बाकी अन्य विषयों का हम लोग इसमें अध्ययन कर रहे थे। तो इतिहास विषय में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में मौर्योत्तर काल तक सब कुछ देख लिया है, पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम लोग गुप्त काल यानी गुप्त वंश से पढ़ना शुरू करेंगे और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और उनको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए चलिए देखा जाए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि गुप्त वंश का इतिहास आज हमें पढ़ना है। यहाँ देखिए जो इमेज दिख रही है, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि गुप्त वंश का शासन अपने देश में, भारत में कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे था। देखिए ये जो क्षेत्र था जो येलो कलर का दिख रहा है यहाँ पर, फिर उसके बाद देखिए ये जो ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन कलर का, तो ये वाला जो क्षेत्र यहाँ देखिए हल्का येलो कलर का है। यानी इतने क्षेत्रों पर अपने देश में गुप्तों का शासन था। ठीक, आगे देखिए इन चीजों को देखिए, इस इमेज से देखिए और दिख रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर तक्षशिला है, ये मथुरा है, और देखिए ये तक्षशिला, ये मथुरा, ये देखिए प्रयाग, ये अयोध्या, ये पाटलिपुत्र, ये प्रगयोतिषपुरा, उज्जैनी, गिरनार, देखिए पेस्तपुरा, कांचीपुरम। यानी यहाँ तक गुप्तों ने अपने देश में अपना शासन स्थापित किया था, कहीं कहीं प्रत्यक्ष रूप से, कहीं कहीं अप्रत्यक्ष। ठीक, उसके बाद देखेंगे इसमें जो स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान जो देखिए इस इमेज में दिख रहे हैं। देखिए यहाँ साकल है, यहाँ यौधेय है, यहाँ देखिए इंद्रप्रस्थ है, अर्जुनायन है। ठीक है, फिर देखिए प्रयाग, आभीर, देखिए एरण, सांची, उज्जैन, मालवा, ठीक है, सौराष्ट्र, शक, देखिए भरूच। इस प्रकार से देखिए जो बहुत सारे, ये देखिए मगध हो गया, ये गया, बोध गया हो गया, ये देखिए पाटलिपुत्र हो गया, पटना, ये वैशाली हो गया, ये काशी हो गया। तो इस प्रकार से ये देखिए कामरूप हो गया। तो इस प्रकार से गुप्तों ने अपने देश में शासन अपना स्थापित किया और अपने शासन को आगे बढ़ाया। तो आइए चलिए देखते हैं इनके बारे में एक एक करके कि कैसे कैसे इनके इतिहास के बारे में हम जानते हैं, कैसे हमको जानकारी मिलती है और किन किन शासकों ने गुप्त वंश का शासन चलाया, इनमें संस्थापक किसको माना जाता है। ये सारी बातें को हम लोग आज देखते हैं। तो चलिए देखा जाए। देखिए गुप्तों का शासन देखिए अपने देश में प्राचीन काल में 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक था। ठीक है, इसमें कई शासकों ने अलग अलग समय काल में गुप्त वंश का साम्राज्य चलाया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, इन शासकों में देखिए जो महत्वपूर्ण शासक कौन थे, ठीक है, और उनके बारे में क्या क्या बातें प्रचलित हैं, इन सब चीजों को भी आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए परिचय देख लेते हैं। परिचय में जैसे कि अपने देश में देखिए मौर्य वंश के पतन के बाद कोई व्यवस्थित साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। तो मौर्य वंश के बाद यह दूसरा एक साम्राज्य था जो पूरे भारत में व्यवस्थित रूप से शासन किया। तो यही चीज बताया जा रहा है। देखिए मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद दीर्घ काल तक भारत एक शासन के सूत्र में नहीं आ सका। ठीक है, इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए मुख्य रूप से तीसरी शताब्दी में भारत के 3 कोनों से 3 राजवंशों का उदय हुआ। देखिए जब इस समय भारत में 3 कोनों पर 3 राजवंशों का उदय हुआ था। देखिए एक कोना देखिए मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में नाग शक्ति थे, दक्कन में वाकाटक थे और पूर्वी भारत में गुप्त वंश। यानी इन 3 वंश के लोगों ने ही अपने देश में शासन करना शुरू किया था मौर्य वंश के बाद व्यवस्थित
रूप से। ठीक, गुप्त वंश का शासन देखिए मुख्यतः जो था वो उत्तर प्रदेश और बिहार तथा मध्य प्रदेश में विस्तारित था। गुप्त शासकों के लिए देखिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला था। गुप्त को कहा जाता है कि ये कुषाणों के सामंत थे, यानी कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है कि जो गुप्त शासक थे पहले शासक बनने से पहले वो लोग कुषाणों के यहाँ सामंत के रूप में कार्य करते। ठीक, अब आइए देखा जाए कि इनकी अध्ययन के स्रोत यानी इनकी जानकारी हमें कहां कहां से प्राप्त होती है। ठीक, तो देखिए अध्ययन के स्रोत, तो गुप्तों को जानकारी के लिए हमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत प्राप्त होते हैं। देखिए साहित्यिक स्रोतों में जो सबसे प्रमुख हैं उसमें देखिए पुराण है, पुराणों में देखिए विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, उसके बाद देखिए विशाख दत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम, कालिदास की कई कृतियां हैं जो गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्रदान करती है। उसी प्रकार शूद्रक के द्वारा लिखी गई मृच्छकटिकम और वात्स्यायन के द्वारा रचित कामसूत्र, इनसे गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों में देखिए कुछ अभिलेख हैं, इनके द्वारा निर्मित किए गए बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं, कुछ स्मारक हैं और अभिलेखों में देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है समुद्रगुप्त के काल में रचित किया गया प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। उसके बाद देखिए मेहरौली का स्तंभ लेख है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में लिखवाया गया। उसके बाद देखिए उदयगिरी शिलालेख है, सांची का शिलालेख है, कुमार गुप्त के काल में लिखा गया बिलसड़ का अभिलेख है, मंदसौर का अभिलेख है, करमदंडा का अभिलेख है, स्कंद गुप्त के द्वारा लिखवाया गया जूनागढ़ अभिलेख है, इंदौर का ताम्रपत्र है, भीतरी स्तंभ लेख है, एरण का अभिलेख है। ये जितने हैं सब महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो गुप्तों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। उसके बाद देखिए इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए गए, जिन सिक्कों में देखिए सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के चलाए गए, जिसमें इनको गरुड़ प्रकार में, धनुर्धारी प्रकार में, परशु प्रकार में, अश्वमेघ प्रकार में, वीणा वादन प्रकार आदि रूपों में अपने साम्राज्य में चलाया गया। इनसे भी गुप्त वंश के साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के प्रमुख हैं। ठीक, उसके बाद देखिए गुप्त कालीन जो सिक्के सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं वो राजस्थान के बयाना नामक स्थान से प्राप्त हुए। तो इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि संभवतः बयाना में गुप्तों का खजाना रहा होगा या कोष रहा होगा, जहां पे वो लोग पैसे, धन, सिक्के एकत्रित करके रखते थे। ठीक, देखिए ये सब क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए ये जितने भी स्रोत थे इनसे गुप्तों की देखिए राजनीतिक आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, अब उसके बाद देखिए स्मारकों में क्या क्या चीजें प्राप्त है जो गुप्तों के बारे में बताती है। देखिए विभिन्न प्रकार के जो मंदिर मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, चैत्य गृह मिले हैं, इनके द्वारा भी अपने देश में गुप्तों के शासन के बारे में, उनके साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए मंदिरों में देखिए भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर आदि ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। उसके अलावा देखिए मथुरा से, सारनाथ से, देवगढ़, सुल्तानगंज आदि से बुद्ध की, शिव की, विष्णु की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जो गुप्तों की धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। यानी गुप्त वंश में कौन कौन से धर्म का प्रचलन था और कौन सा धर्म चरम पर था, कौन सा धर्म थोड़ा सा निम्न स्थिति में था, ये सब भी इस स्रोतों से पता चलता है। उसके साथ ही इस काल में देखिए कुछ गुफाओं का भी निर्माण किया गया, उसमें चित्रकारियां की गई, जिसमें से अजंता की गुफा और बाघ की गुफाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध। ठीक, अब देखेंगे गुप्तों की उत्पत्ति के विषय में कुछ इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। देखिए
उनमें देखिए 3-4 लोग जो हैं उन्होंने बताया है कि गुप्त कौन थे। तो सबसे पहले देखिए केपी जायसवाल के द्वारा बताया गया है कि गुप्त लोग जाट थे और वो पंजाब के रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्टेकर और रोमिला थापर के द्वारा कहा गया है कि गुप्त लोग वैश्य थे। फिर देखिए उसी प्रकार सुधाकर चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र मजूमदार और ओझा के द्वारा कहा गया है कि गुप्त लोग क्षत्रिय थे। एच.आर. चौधरी के द्वारा कहा गया है कि गुप्त लोग ब्राह्मण थे। देखिए कोई मत एक नहीं है, बहुत से इतिहासकारों के द्वारा इनको अलग अलग वर्ण का और अलग अलग जगह का बताया गया। ठीक, के बाद देखिए आइए देखते हैं अब इनका राजनीतिक इतिहास देखते, कैसे कैसे इन लोगों ने शासन करना शुरू किया और इन लोगों में सबसे पहले कौन शासक बना, किसने इस वंश की स्थापना की। तो देखिए राजनीतिक इतिहास, तो विभिन्न अभिलेखी साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है कि गुप्तों के आदि पुरुष या संस्थापक जो थे श्रीगुप्त, यानी गुप्तों में सबसे प्राचीन कौन था, तो श्रीगुप्त था और इन्होंने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। श्रीगुप्त के बाद देखिए उसका पुत्र और उत्तराधिकारी घटोत्कच था। ठीक है, इनके बारे में बहुत विशेष जानकारियां इतिहासकारों को प्राप्त नहीं हुई है या इनके बारे में विशेष स्रोत या साक्ष्य नहीं मिले। ठीक, उसके बाद देखिए घटोत्कच के बाद कहा जाता है कि इसका जो क्षेत्र था मगध के आसपास तक ही क्षेत्र था, यानी जो मगध प्राचीन मगध वंश था, मगध राजवंश था, महाजनपद था, वहीं तक इनका शासन सीमित था। उसके बाद फिर देखिए इसमें अनेक शासक आए जिन्होंने इस वंश का जो साम्राज्य था मगध से बहुत बड़े क्षेत्रों तक फैलाया। ठीक है, और उस शासकों में देखिए सबसे पहले जो शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने गुप्त वंश का साम्राज्य विस्तार किया। ठीक, अब देखिए आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। तो चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि इसने 319 ईस्वी से लेकर 334 ईस्वी तक शासन किया था और इसे देखिए घटोत्कच का पुत्र बताया गया है और वही उसका उत्तराधिकारी था। इसने सबसे पहले देखिए महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी गुप्त वंश के शासकों। ठीक, गुप्त वंश के जितने शासक थे उनमें सबसे पहले यह उपाधि इसने ही ग्रहण की थी। इसके बाद देखिए इसने एक नई संवत की शुरुआत की थी 319 बीस ईस्वी में, जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है और इसे गुप्त वंश का देखिए वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। वो पहले के जो गुप्त शासक थे उनके बारे में बहुत जानकारियां नहीं मिली हैं, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वास्तविक रूप से अगर संस्थापक कोई था गुप्त वंश का तो चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने देखिए अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया, यानी इसने अपने आप को राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए अनेक क्षेत्रीय राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उन संबंधों के वजह से इसका जो है साम्राज्य विस्तार भी हुआ और इसके दुश्मनों की विरोधियों की कमी हो गई। ठीक, देखिए इसने उत्तरी भारत के सशक्त गणराज्य, देखिए उस समय उत्तरी भारत का एक सशक्त गणराज्य था लिच्छवी, उसी के कुल की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमार देवी, उसी से इसने विवाह किया। ठीक है, और इस विवाह के उपलक्ष्य में उसने सोने के सिक्के चलाए तथा सिक्कों पर कुमार देवी का नाम तथा आकृति खुदवाई। इन्हीं सिक्कों को देखिए राजा रानी प्रकार के सिक्कों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए इसको देखिए संबंधों का इतना ज्यादा महत्व था इस समय, जिसके वजह से इसको देखिए जो इसका पुत्र समुद्रगुप्त था उसको लिच्छवी दौहित्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका पुत्र समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त प्रथम और उसकी पत्नी कुमार देवी। ठीक, देखिए इसने जो है 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक शासन किया और इसने गुप्त वंश को बहुत ज्यादा क्षेत्रों तक विस्तारित किया।
देखिए, यह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और इसने गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। इसके देखिए जो विजय थी उनका वर्णन हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है और वह 7वें श्लोक में इसका वर्णन करता है। यह प्रयाग प्रशस्ति देखिए वर्तमान में जो अशोक का इलाहाबाद अभिलेख है उस पर लिखा गया है। ठीक है, इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने भारत में कहां कहां के राजाओं को हराया था और कौन कौन सी विजय की थी। बी.ए. स्मिथ नामक इतिहासकार ने इसके निरंतर विजयों को देखते हुए इसको भारत का नेपोलियन कहा है। जैसे नेपोलियन यूरोपीय एक शासक था जिसने बहुत बड़े क्षेत्र को जीता था और शासन करता था, उसी के आधार पर इन्होंने कहा था कि समुद्रगुप्त भी भारतीयों में नेपोलियन की तरह था। ठीक, इसके बाद देखिए समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को 9 शासकों को हराया था आर्यावर्त के। इन शासकों को देखिए रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी तथा बलवर्मा के नाम से जाना जाता था। इसने देखिए संपूर्ण उत्तर भारत पर प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। बाकी के जो दक्षिणी भारत के राज्य थे उन पर इसने प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किया, बस उनको जीत लिया अपने पराक्रम को दिखाने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए। तो देखिए उसने दक्षिणापथ के यानी दक्षिण भारत के 12 शासकों को भी पराजित किया, यानी आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिण भारत के 12 शासकों को। दक्षिण भारत के शासकों में देखिए कौशल का महेंद्र था, महाकांतार का व्याघ्रराज था, कौराल का मंडराज था, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी था, कोट्टूर का स्वामी दत्त था, एरंडपल का दमन था, कांची का विष्णुगोप था या पल्लव वंश का भी बताया जाता है, औमुक्त का नीलराज था, वेंगी का जो शासक था वो हस्तिवर्मा था, इसको सालंकाय राजवंश का बताया जाता है। उसके बाद देखिए पालक का उग्रसेन था, देवराष्ट्र का कुबेर था और कुस्थलपुर का धनंजय था। यानी इस प्रकार से ये 12 दक्षिण भारतीय शासकों को भी इसने हराया। इसने देखिए इसके अलावा भारत में कुछ गणतंत्रीय राज्य थे उनको भी हराया। उसके बाद देखिए कुछ विदेशी शासक थे, शक, कुषाण, मुरुंड, इनको भी हराया। तो यानी यह एक कुशल शासक था, कुशल विजेता था। ठीक है, महापराक्रमी विजेता था। ये सारी बातें कौन बताता है? हरिसेन अपने प्रयाग प्रशस्ति। ठीक, इसके बाद देखिए कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इसने अपनी विजयों के उपरांत अश्वमेध यज्ञ किया था और उसका परिचय मिलता है उसके सिक्कों पर, उसके उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से। यानी इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इतनी सारी विजय की थी, इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? इसके सिक्के और उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा लिखवाए गए अभिलेखों से। देखिए इसके सिक्कों पर इसकी कई उपाधियां मिलती हैं, जैसे देखिए अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रमांक, पराक्रमांक, विरुद्ध, ये सारी इसकी उपाधियां मिलती हैं। गौरवमय जीवन चरित्र का स्पष्ट वर्णन इनके द्वारा किया जाता है। ठीक, देखिए प्रयाग प्रशस्ति में देखिए समुद्रगुप्त की जो दिग्विजय की नीति थी उसका उद्देश्य था धरणी बंध। ठीक है, आगे देखिए समुद्रगुप्त के समकालीन जो श्रीलंका के शासक थे मेघवर्ण ने उसके पास अपना एक दूत भेजा था और वह दूत उपहारों के साथ आया था। उसने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी। ठीक है, के बाद देखिए ये सब होने के बावजूद, एक कुशल शासक विजेता होने के बावजूद समुद्रगुप्त जो एक कवि भी था, संगीतज्ञ भी था और विद्या का संरक्षक था। इसको देखिए सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है तथा इसे कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई। यानी जब ये सब कार्य करने के अलावा ये इन क्षेत्रों में भी रुचि लिया करता था। इसने देखिए महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को अपने राज्य में संरक्षण दिया था। ठीक, इसके बाद देखिए
इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है प्रयाग प्रशस्ति, उसमें समुद्रगुप्त के धर्म प्रचार बंध का उल्लेख किया गया, यानी इसको धर्म प्रचार बंध नामक उपाधि से भी संबोधित किया। अब आते हैं, देखिए समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त को कहा जाता है कि वो योग्य शासक नहीं था, हालांकि यह इसका बड़ा पुत्र था, इसलिए उत्तराधिकारी यही बनता है, लेकिन कुछ समय के बाद इसकी हत्या हो जाती है और उसके बाद उसका दूसरा पुत्र शासक बनता है। तो देखिए समुद्रगुप्त की जब मृत्यु होती है तो रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन यह कमजोर और अयोग्य शासक था और बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि इसकी शकों के विरुद्ध हार हो गई थी और इसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंप दिया था। देखिए विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार कहा जाता है कि रामगुप्त शकों से बुरी तरह से पराजित हो गया और पराजित होने के बाद उसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को प्रदान कर दिया। शक चाहते थे उसकी पत्नी को, तो उसने अपनी पत्नी को उन्हें सौंप दिया। और उसके बाद जब उसके भाई को यह बात पता चली चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो उसको बहुत बुरा लगा, उससे बहुत गुस्सा आया और उसने स्त्री का वेश धारण करके शक राजा के महल में प्रवेश किया और वहां पर उसको मार दिया। उसके बाद अपने भाई रामगुप्त का भी वध कर दिया और ध्रुव देवी को वहां से छुड़ाकर ले आया। ठीक है, और उसके बाद फिर राजगद्दी पर स्वयं बैठ गए। इसका उल्लेख देखिए राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी किया गया, यानी शूद्रक की जो रचना थी उसमें, विशाखा दत्त की रचना उसमें और राजशेखर की रचना, इन सब में रामगुप्त के बारे में उल्लेख किया गया। अब आते हैं जो अगला शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इसने देखिए 380 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक शासन किया। इसका शासनकाल गुप्त वंश में महान शासकों में गिना जाता है। इसके काल में इस वंश का बहुत चरम विकास हुआ, खास करके कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में, तो जिसकी वजह से यह बहुत प्रसिद्ध है। देखिए समुद्रगुप्त के पश्चात यह रामगुप्त की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था। विशाखा दत्त के देखिए देवी चंद्रगुप्तम में, हर्षचरित में, राजशेखर के काव्य मीमांसा में, एरण और भिलसा से प्राप्त रामगुप्त के सिक्कों से इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंच गया। इसने देखिए वैवाहिक संबंध और विजय दोनों ही तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया, यानी विजय भी की और अनेक राजवंशों की राजकुमारियों से विवाह किया, जिसकी वजह से इसका क्षेत्र बड़ा हुआ। इसके देखिए कुछ अन्य नाम भी साक्ष्यों में प्राप्त हुए हैं, जिसमें देखिए इसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री उपाधियों से जाना जाता है। इसके बाद देखिए इसकी विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत उपाधियां भी प्राप्त हुई हैं। इसने देखिए नागवंश की कन्या कुबेर नागा से विवाह किया, जिसकी पुत्री प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्ता का विवाह देखिए इसने वाकाटक वंश के, दक्षिण भारत के जो शासक वाकाटक थे उनसे किया था और उनसे अपना जो संबंध बेहतर करने के लिए इसने ऐसा किया था। ठीक, अब देखिए वाकाटकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया। उसके अलावा इसने अपने पुत्र कुमार गुप्त का विवाह कदम्ब वंश के राजकुमारी से किया था। ठीक है, फिर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं का अनुकरण करते हुए चांदी के सिक्के निर्मित करवाए। जैसे शकों ने चांदी के सिक्के चलवाए थे, उसी प्रकार इसने भी उनकी नकल करते हुए अपने शासनकाल में चांदी के सिक्के भी चलवाए थे, छपवाए थे। उसके बाद देखिए इसने पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप व्याघ्र प्रकार के सिक्के उत्कीर्ण करवाए और उसी के बाद उसने देखिए विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी, तो पश्चिमी शकों को पराजित करने के बाद। ठीक,
फिर देखिए चंद्रगुप्त की जो दिग्विजय हैं उसका उल्लेख उदयगिरी की गुहा लेखों से होता है। उसने देखिए दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली में एक लौह स्तंभ खुदवाया था जिसमें इसका नाम चंद्र के रूप में प्राप्त हुआ है। इस चंद्र की पहचान ही देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से की जाती है। इस लेख में देखिए कहा गया है कि यह राजा चंद्र जो है सिंधु पार कर वाहलिकों के विरुद्ध और पूर्व में वंग शासकों के विरुद्ध विजय प्राप्त किया था। इसके बाद देखिए इसके शासनकाल में दो स्थान बहुत प्रसिद्ध थे जिसमें पाटलिपुत्र और दूसरा उज्जैनी। ठीक है, ये विद्या के प्रमुख केंद्र भी थे। ये दोनों महत्वपूर्ण स्थान भी थे, क्षेत्र भी थे और विद्या के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इसने उज्जैनी को देखिए अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। पहली राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी, दूसरी राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, इसका देखिए जो शासनकाल है वो लड़ाइयों के लिए नहीं बल्कि कला और साहित्य के प्रति उसके अनुराग के कारण ज्यादा प्रसिद्ध है। मैंने बताया जिसके वजह से ही पूरा गुप्त वंश जो है स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वर्ण युग के नाम से जाने जाने का सबसे महत्वपूर्ण वजह थी कि इसके शासनकाल में ही कला, साहित्य और विज्ञान का बहुत विकास हुआ। ठीक है, इतिहासकारों के द्वारा बहुत सारे स्रोतों में कहा जाता है कि इसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी जिसे नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है। इन नवरत्नों में देखिए कालिदास जो सबसे प्रमुख थे, यह एक महाकवि थे। इन्हें भारत के शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं आज भी अपने देश में, पूरे दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो दूसरे नवरत्न थे वो वेताल भट्ट थे, ये एक जादूगर थे। तीसरे व्यक्ति जो थे घटकरपर थे, ये कूटनीतिज्ञ थे। चौथे देखिए शंकु थे, ये एक वास्तुकार थे। उसके बाद धन्वंतरी रहते थे इसमें, वो एक महान चिकित्सक थे। उसके बाद अमर सिंह रहते थे, अमर सिंह एक कोशकार थे। ठीक है, उसके बाद छपड़क थे, छपड़क एक फलित ज्योतिषकार थे। वर रुचि थे, ये व्याकरण के विद्वान थे। और वाराह मिहिर थे जो खगोल विज्ञानी और ज्योतिष के ज्ञाता थे। तो इस प्रकार से 9 विद्वानों की मंडली भी इसके राज दरबार में रहती। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त का जो काल था ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था, यानी इसके काल में ब्राह्मण धर्म का बहुत तेजी से विकास हुआ और इसने भी ब्राह्मण धर्म में वैष्णव धर्म को अपनाया था। ठीक, इसके काल में देखिए चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और इसके जो पाटलिपुत्र राजधानी थी वहीं से इसने अपना वापसी का यात्रा भी आरंभ किया था, यानी यहीं से वह अपने देश चीन के लिए चला गया। ठीक, उसने अपने पूरे विवरण में देखिए कहीं भी सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं किया। उसने इसको सम्राट के नाम से नहीं बताया, लेकिन इसके शासन काल में वह अपने देश में आया था। ठीक, अब आते हैं अगला गुप्त शासक जो था कुमार गुप्त महेंद्रादित्य, यानी यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। इसने देखिए 415 से लेकर 454 ईस्वी तक शासन किया। यह देखिए गुप्त वंश का जो अगला महान शासक था। इसका जन्म देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से हुआ था, यानी जो उसकी पहले भाभी थी जिससे उसने अपने बड़े भाई की हत्या करके विवाह किया था, ये उसी से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, इसका एक छोटा भाई गोविंद गुप्त भी था। ठीक है, कुछ विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि गोविंद गुप्त तथा कुमार गुप्त में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था जिसमें कुमार गुप्त विजयी हुआ और वह शासक बना। निश्चित रूप से देखिए विद्वानों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है कि इसने अपने भाई की हत्या की थी कि कैसे शासक बना था। कुमार गुप्त के शासन की जो प्रथम तिथि देखिए वो 415 ईस्वी बताई जाती है। इसका उल्लेख देखिए उसके विलसण अभिलेख में प्राप्त होता है और यह अभिलेख देखिए अपने वर्तमान उत्तर प्रदेश के एटा जिले से प्राप्त हुआ है। विलसण अभिलेख से ही देखिए कुमार गुप्त तक गुप्तों की वंशावली भी प्राप्त होती है, यानी विलसण अभिलेख में जो गुप्तों की वंशावली बताई गई है वो यहीं तक कुमार गुप्त के तक ही बताई गई, उसके बाद के शासकों का वर्णन इसमें नहीं किया गया। देखिए
इसके शासन का सुव्यवस्थित वर्णन जो है इसके द्वारा लिखवाया गया मंदसौर अभिलेख जो मध्य प्रदेश में स्थित है उसमें मिलता है। इसके शासन काल में देखिए प्रशस्ति के रूप में एक महान रचनाकार थे जिनका नाम वत्स भट्टी था, वो रहते थे और उन्होंने ही इसके काल में कई प्रशस्तियों की रचना की है। उसके बाद देखिए इसका जो नाम है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए है कि इसके शासन काल में सबसे ज्यादा अभिलेख जो है लिखवाए गए थे, यानी गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख यदि किसी शासक के प्राप्त हुए हैं तो वो शासक कौन है? कुमारगुप्त। इसने देखिए चांदी के सिक्कों पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण करवाई। हालांकि देखिए जो गुप्त शासक थे उनका राजकीय जो पक्षी था वो गरुड़ था, लेकिन इसने अपने सिक्कों पर मयूर की भी आकृति उत्कीर्ण करवाई। उसके बाद देखिए स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था और इसने पुष्यमित्रों के आक्रमण को दबाने के लिए अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था और उसमें पुष्यमित्रों को इसने हरा दिया था। ठीक, इसके काल में ही देखिए अपने देश में एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित करवाया था और यह जो नालंदा विश्वविद्यालय था यह महायान बौद्ध शाखा से संबंधित था और इस विश्वविद्यालय को देखिए ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए कुमारगुप्त ने कुछ उपाधियां भी धारण की थी जिसमें महेंद्रादित्य, महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र प्रमुख थे। इसके बाद देखिए इसका पुत्र स्कंदगुप्त शासक बनता है और वह 454 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक शासन करता है। इसे देखिए शक्रादित्य की उपाधि भी इसने धारण की थी। स्कंदगुप्त ने देखिए प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से अपनी राजधानी अयोध्या को बनाया था। ठीक है, बाकी के शासकों ने पाटलिपुत्र को बनाया था और इसने अपने शासन की सुविधा के लिए अयोध्या को अपनी राजधानी। जूनागढ़ अभिलेख में इसके शासन की प्रथम तिथि गुप्त संवत 136 दी गई। ठीक, आगे देखिए इसके बारे में जानकारी देखिए गढ़वा अभिलेख और चांदी के सिक्के जो इसके समय में छपवाए गए थे उससे भी मिलती है और उसमें इसके शासन का जो वंश है गुप्त संवत 148 बताया गया है। इसी के समय में देखिए सबसे पहले हुणों का आक्रमण अपने देश में हुआ था और इसने उस समय जो हुण आक्रमणकारी थे उन लोगों को परास्त कर दिया था और हुणों का जो आक्रमण हुआ था उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे पहले हुआ था और उस समय जो हुणों का नेता था उसका नाम था खुशनवाज और इसने खुशनवाज को हराया था। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को देखिए म्लेच्छ कहा गया है। ठीक है, म्लेच्छ के नाम से संबोधित किया गया है। इसके काल में देखिए सौराष्ट्र प्रांत का जो राज्यपाल था वह पर्णदत्त था और इसने सौराष्ट्र की राजधानी में जो गिरनार का प्रशासक था वह चक्रपालित था। इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि चक्रपालित जो है पर्णदत्त का ही पुत्र था। इन्हीं के नेतृत्व में देखिए जो सुदर्शन झील थी उसी की मरम्मत करवाई गई थी, यानी समुद्र स्कंदगुप्त के काल में पर्णदत्त के नेतृत्व में जो मौर्य वंश में सुदर्शन झील बनवाई गई थी उसी का इन्होंने मरम्मत करवाया था। इसके बाद देखिए जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद गुप्त साम्राज्य का विघटन शुरू हो जाता है, यानी गुप्तों में अंतिम महान शासक कौन था? स्कंदगुप्त। उसके बाद जो गुप्त शासक हुए वो अयोग्य थे जिन्होंने गुप्त वंश को बहुत ज्यादा समय तक शासन नहीं चला पाए। ठीक, तो इसके मृत्यु के बाद देखिए कई शासक आए जिसमें देखिए पूर्वगुप्त, बुद्धगुप्त, इनके बारे में जानकारी मिलती है। इन लोगों ने कई सिक्के भी चलाए, कई उपाधियां भी धारण की, लेकिन इन्होंने शासन बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलाया और इनका शासन पे जो पकड़ था वो कमजोर हो गया। बुद्धगुप्त को कहा जाता है कि यह बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध मतानुयायी बन गया था और यह पहला गुप्त शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था।
इसने देखिए जो नालंदा में महाविहार था उसको अनेक धन दान दिए थे और इसका वर्णन ह्वेनसांग के विवरण में भी प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा गुप्त शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो वो बुद्धगुप्त था। इसके बाद देखिए नरसिंहगुप्त शासक बना और उसका जब साम्राज्य पतन हो गया तो उसके बाद देखिए हूण नरेश मिहिरकुल का आक्रमण हुआ और हूण नरेश मिहिरकुल को इसने पराजित किया। ठीक, इसके बाद फिर देखिए इसने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था और इसने बौद्ध धर्म के जो महान भिक्षु थे वसुबंधु को इसने अपना शिष्य बनाया था। इसने देखिए परम भागवत की उपाधि ग्रहण की थी जिसका हमें उल्लेख नालंदा के मुद्राओं लेख से प्राप्त होता है, यानी मुद्राओं पे जो लेख लिखे गए थे उसमें इसके इस उपाधि के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिए भानुगुप्त एक अन्य शासक था गुप्त वंश का जिससे संबंधित 510 ईस्वी का एक एरण अभिलेख प्राप्त हुआ है जिससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके काल में लिखवाया गया जो एरण अभिलेख है वह अपने देश में सती प्रथा का भी पहला साक्ष्य माना जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सती प्रथा का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, तो भानुगुप्त के काल में लिखे गए एरण अभिलेख से। कहा जाता है कि इसके जो करद शासक गोपराज था उसी की पत्नी ने इसी के मृत्यु के उपलक्ष्य में अपने आप को सती कर लिया था, तो इसी का साक्ष्य इसमें मिला था। इसके बाद देखिए कुमारगुप्त तृतीय शासक बनता है जो बहुत समय तक शासन नहीं कर पाता है और उसके बाद विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक बनता है और इसकी मृत्यु के बाद अपने देश में गुप्त साम्राज्य का पतन हो। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण गुप्त शासक थे उनके बारे में आज की क्लास में मैंने आप लोगों को अध्ययन करवा दिया। इसके बाद की क्लास में हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में कि गुप्त काल का जो प्रशासन था वो किस प्रकार का था, गुप्तों ने अपने प्रशासन को कितने भागों में बांट बांट कर कैसे कैसे चलाया था। तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में। देखिए गुप्त काल जो है प्राचीन इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको एक क्लास में खत्म नहीं किया जा सकता। इसमें देखिए 2-3 क्लासेस लग सकती हैं क्योंकि इसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों की आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।